हाँ जी, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले ही सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किए और जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किए गए वो सारे इंग्लिश मीडियम में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा दीजिए, जैसा कि आपने फर्स्ट टर्म में प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। और जहाँ तक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात है तो ईजिली अवेलेबल है और उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। ओके, दूसरी चीज़ कि ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर होते हैं ये सिर्फ सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं होते बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। ये ब्लूप्रिंट होता है सीबीएसई की ओर से कि आपका एग्जाम किस टाइप का आने वाला है। वहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने रहेंगे, कौन से चैप्टर कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, तो वो कहाँ से लिए गए, तो ये हमें आइडिया लग जाता है। जहाँ जिस टाइप का पैटर्न यहाँ रहेगा एज इट इज़ वैसा ही पैटर्न आपको एनुअल एग्जाम में मिलना होता है। ओके, दूसरा हमें आइडिया लग जाता है यहाँ पर टाइम पीरियड का कि क्या टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम कंज्यूमिंग है इट मीन्स दैट हमें प्रॉपर वे से स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो ये जो टॉपर बच्चे होते हैं यूं ही टॉपर नहीं बनते, वो इन सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे की प्रिपरेशन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो टॉपिक या चैप्टर हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके सबसे पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट की कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, 2 मार्कर कितने आएंगे, 3 मार्कर कितने आएंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने आएंगे, कहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर पाओ कि यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएगी तो थोड़ा सा आप उस चैप्टर में अगर ऊपर नीचे होता है तो चलेगा। ओके, उसकी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि उसका लेवल क्या है वो हम समझेंगे और उसके बाद हम जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर में उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, ताकि मोटे तौर पे आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप से हमें सॉल्व करना है, किस टाइप के आंसर्स रहने चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपके साथ पेज नंबर शेयर करूंगा। ये जो सिंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए ये कहाँ से लिए गए, एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से लिए गए। तो इससे एक चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए उसका एक सिंगल वर्ड भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं है। और एंड में हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स है जो क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन सा चैप्टर है, एक चैप्टर ऐसा रहने वाला है जो ट्रिकी रहेगा। अगर उस चैप्टर के क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर इजी है लेकिन क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से कर लिए, यानी क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी रहेगा, तो इट मीन्स दैट आपको कोई नहीं रोक सकता 95% प्लस स्कोर करने से। ओके, तो शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था। हालांकि ये इंग्लिश में रिलीज़ किया गया था तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, ईजी लैंग्वेज में आपके अकॉर्डिंग। ओके, और ये आपका सामाजिक विज्ञान है जिसका सीबीएसई का सब्जेक्ट कोड है 087 और ये आपका 2 आवर्स का रहेगा जो कि पहले ही क्लियर हो चुका था और टोटल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको मैंने एज इट इज़ इंग्लिश में रहने दिया है, हिंदी में नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ रहेगा। आपका जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का एसएसटी का, यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस रहेंगे। ओके, सेक्शन A B C D और E। ओके, और इसमें ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी का मतलब ये कि इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस तो दी गई है, ओवरऑल चॉइसेस नहीं है। ये नहीं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ दो, आप स्किप कर दो, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, ऐसा नहीं है। इंटरनल चॉइसेस का मतलब ये, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन में दे दिए गए और करके आपको मिलते हैं ना कि या ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे क्वेश्चन को स्किप कर दोगे। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो दिए गए, क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक, कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन दिए गए और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। क्लियर? अब हम एक एक सेक्शन वाइज बात करते हैं कि कहाँ पे हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम सेक्शन A की बात करें तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा इसमें 1 to 5 क्वेश्चन है, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इन्होंने वर्ड लिमिट दे दी है कि 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो नीड नॉट टू वरी कि 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाएंगे आपके, और अगर आप लेकर के जाते हो तो आपको ही इसमें लॉस होगा, क्योंकि उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर इतना भी शॉर्ट नहीं है, लेंथी है, टाइम नहीं बचेगा। तो इसमें 2 मार्कर जो क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको सिंपल आंसर भी देने वाला हूँ, उसमें सीबीएसई ने भी हमें कुछ सजेस्टेड आंसर दिए लेकिन मैंने कुछ उसमें चेंज किए हैं। तो उसमें आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हम आगे बात करेंगे कि कितने पॉइंट्स हमें लिखने हैं। उसके बाद सेक्शन B जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 यानी कि 3 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 3 मार्कर रहेंगे। ठीक, ये आपके 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कम कितने हो सकते हैं,
इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इट मीन्स दैट आपका आंसर है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चाहे आपका आंसर है वो 50 वर्ड्स में क्लियर हो रहा हो, 60 में हो रहा हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता अगर आपने ठीक से लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है। उसके बाद हमारा थर्ड जो सेक्शन रहेगा, इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 मार्क का रहेंगे। यहाँ पे हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, यानी कि जो 9th क्वेश्चन है उसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एनी वन हमें करना है। 10th में भी 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हमें एनी वन करना है। यानी कि नीड नॉट टू वरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं कि एक क्वेश्चन में अगर अटक गए तो हमारे 5 मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक, ऐसा ही कुछ सेक्शन बी में भी रहने वाला है। जो एक क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। ओके, इको का क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया गया, लेकिन जरूर नहीं कि वो इको का रहे, लेकिन जो भी 3 मार्कर का एक क्वेश्चन रहेगा उसमें इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएगी। 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई एक करना पड़ेगा। क्लियर, यानी कि आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेंगे, उसके बाद 6, 7, 8 क्वेश्चन वो आपके 3 मार्क का रहेंगे, उसके बाद 9th और 10th जो क्वेश्चन है वो आपके रहेंगे यहाँ पर 5 मार्क का। उसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12 रहेंगे। ये केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी एक अच्छी चीज़ ये है जो इग्नोर भी आप कर देते होंगे कई बार, अच्छी चीज़ ये कि इसमें जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो भी एक्सट्रैक्ट रहेगा वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में से उठाया जाएगा और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब जो जैसा आपने टर्म 1 में देखा या कई बार आपने प्रैक्टिस की होगी, तो क्या होता है कि हम केस बेस्ड क्वेश्चन है उसी में उलझ जाते हैं। कौन से बच्चे उलझते हैं? वो बच्चे उलझते हैं जो सीधा हेल्प बुक के ऊपर कूद पड़ते हैं कि जज ठीक है, हेल्प बुक में हमें मिल गई, ट्यूशन वाले टीचर ने हमें ये क्वेश्चंस दे दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस यही कर लें। अगर आपने कंसेप्ट समझा है तो क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो केस स्टडी दी जाती है, तो केस स्टडी का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहीं से मिलेंगे, बल्कि वो केस स्टडी जो दी गई है उससे बाहर भी उसी चैप्टर से रिलेटेड जो थीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो उसको भी हम देखेंगे किस टाइप की केस स्टडी दी गई। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में जो केस स्टडी दी गई, एक तो बिल्कुल ही खराब सी दी गई, मतलब जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, रिलीवेंट है, दूसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ से आएगी ये भी हम आगे बात करेंगे। यानी कि ये हो गया आपका डी सेक्शन। उसके बाद आपका ई सेक्शन रहेगा। ई सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। 13 आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मैप वर्क पर बेस्ड रहेगा। उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। 13.1 रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा हिस्ट्री में से। हिस्ट्री में टोटल हमें 6 पॉइंट्स दे गए मैप वर्क में, वो ऑलरेडी हम मैप वर्क डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो वहाँ से आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके साथ 13.2 जो रहेगा उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे। 13.2 में आपके जो 2 पार्ट्स रहेंगे वो दोनों पार्ट ज्योग्राफी में से रहेंगे, जियो में से रहेंगे। क्लियर, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। यानी कि सेक्शन ए 1 to 5 क्वेश्चन 2 मार्क का, सेक्शन बी 6, 7, 8 जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क का रहेंगे, 9, 10th क्वेश्चन है वो आपके 5 मार्क का रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप। 11th और 12th है केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से 100% एक जो केस स्टडी है वो आपकी हिस्ट्री में से रहेगी। ओके, और सेकेंड जो केस स्टडी है वो आपकी पोल साइंस से रहने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और उसके बाद 13th क्वेश्चन है वो आपका मैप वर्क का रहेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि ओवरऑल यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं दी जाएगी, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी। यानी कि ओवरऑल आपको 13 के 13 क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनल चॉइसेस देगी, इंटरनल चॉइसेस मतलब जैसे 9th और 10th क्वेश्चन में हमें मिलेगी, 6th जो क्वेश्चन दिया गया उसमें हमें मिलेगी, मैप वर्क में जो सेकेंड पार्ट दिए गए उसमें भी दी जा सकती है, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन उसमें भी शायद आपको मिल जाए। क्लियर, तो चलिए देखते हैं एक एक करके हमारे इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें मान लीजिए आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ आपको भी अपना दिमाग चलाना है कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आप ये चैप्टर्स कर चुके होंगे। तो हमें सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे हमें टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क करके, यानी कि 10 मार्क्स का ये रहेगा सेक्शन ए। और चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ये रहेगा, असहयोग आंदोलन भारत के शहरों और कस्बों में कैसे फैला, ये हमें दिया गया 2 मार्कर में। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपको मार्क्स और टाइम दोनों को कैसे मैनेज करना है। आपको ऐसे मैनेज करना है कि 1 मार्क्स के लिए आप 3 मिनट्स लगा सकते हो। 1 मार्क्स के लिए कितने लगा सकते हो? 3 मिनट्स। यानी कि अगर आपको ये एक सेक्शन है तो ये आपको फर्स्ट 30 मिनट्स में पूरा करना है। यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप 6 मिनट्स में इसको करोगे। अब 6 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आपको 1 से 1.5 मिनट सोचने के लिए लगेगा और आप 2-3 मिनट में इसको राइट कर सकते हो। तो इसमें कैसे लिखा जाए? पहली चीज़, प्रेफरेंस जो दी जाती है
जहां तक सोशल साइंस में, तो वहां पर आपके पॉइंट्स में आंसर होने चाहिए और 2 मार्कर के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। हालांकि सीबीएसई ने ये कहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर में कि एनी 2 पॉइंट्स आप कर लीजिए, चलेगा काम, लेकिन हमें चलाना नहीं, हमें दौड़ाना है, तो हम एनी 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। मैंने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए कि असहयोग आंदोलन भारत के शहरों और कस्बों में कैसे फैला। तो सबसे पहले यह आंदोलन शहरों में मध्यम वर्ग की भागीदारी के साथ शुरुआत हुआ था। मध्यम वर्ग के जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि वो गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी नियंत्रित जो स्कूल थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में स्कूल आते थे या कॉलेज आते थे, उनका बहिष्कार कर दिया, उनका बॉयकॉट कर दिया कि हम स्कूल नहीं जाते, इनमें तो नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ जो टीचर्स थे, अनगिनत टीचर्स थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया कि हम भी स्कूल में नहीं पढ़ाते। यानी धीरे धीरे ये शहरों में मध्यम वर्ग से शुरुआत हुआ, फिर स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं, टीचर शामिल हो जाते हैं, वकीलों ने अपनी वकालत को छोड़ दिया। वकील थे, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, उन्होंने भी यानी कि वकालत है, कोर्ट है, उनका बहिष्कार कर दिया। मद्रास को छोड़ करके अधिकांश प्रांतों में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने परिषद चुनाव का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त, तो उसने भी कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि ऐसे करके धीरे धीरे ये ज्यादातर जो जनता है वो इसमें शामिल हो जाती है। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया गया, उनकी होली जलाएगी, होली मतलब एक साथ उन कपड़ों को जलाया गया, और लोगों ने स्वदेशी जो कपड़े हैं जैसे खादी इत्यादि उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ हुआ था किसमें, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक, तो ये हमने डिटेल में जब चैप्टर किया तो उसमें भी डिस्कस किया। अब आपको क्या करना है, इतना बड़ा आंसर लिखना है बिल्कुल नहीं लिखना, आपको इसमें से एनी 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक, सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो ये कि 2 मार्कर है तो एनी 2 पॉइंट्स, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स लिखो, एनी रिलेटेड पॉइंट्स लिख सकते हो। ये मैंने लिखा सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि उन्होंने कहा कि एनी 2 पॉइंट्स, लेकिन आप मिनिमम 3 पॉइंट्स इसमें से कर सकते हो, एनी 3 पॉइंट्स, और 4 तक भी आप जा सकते हो, 5 तक नहीं जाओगे क्योंकि इतना लेंथी लिखोगे तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक, ये कहाँ से लिए गए, ये इंग्लिश मीडियम के बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपके हिस्ट्री के जो 2nd चैप्टर है न्यू एडिशन में, भारत में राष्ट्रवाद, उसके पेज नंबर 34 से लिया गया ये क्वेश्चन, वहां पर इसके बारे में बात की गई। ठीक, तो ये होगा आपका पहला प्रश्न कि कैसे असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल जाता है। अब 2nd क्वेश्चन है जो हमने पिछले दिनों ही डिस्कस किया था वर्कशीट के थ्रू कि पर्यटन को व्यापार क्यों माना जाता है, ये हमें बताना है, तो ये भी 2 मार्क रहेगा। तो देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। पहला लाभ तो ये कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है हमारे देश को। और लगभग 150 लाख यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास लोगों की बात करें तो सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए, काम धंधा मिले उन्हें। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देता है, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बने सामान है वो बिकते हैं ना, जैसे राजस्थान में जाओ आप, गुजरात में जाओ, हिमाचल में जाओ, तो वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा मिलता है, तो बिजनेस, उन लोगों का बिजनेस बढ़ता है ना। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे, जैसे जो दूसरे देशों के लोग यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस के जो कनेक्शंस होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं आपस में, उन देशों के साथ। आपस में कई सारे लोग आते हैं जो रिच लोग होते हैं, वो उन देशों के साथ फिर बिजनेस करना भी पसंद करते हैं। ओके, तो ये भी बढ़ावा मिलता है। तो ये इनमें से आप 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हो, या अन्य कोई रिलेटेड पॉइंट्स बहुत सारे हैं वो भी लिखे जा सकते हैं, जो नहीं कि आप ऐसे लिखो, ये सजेस्टेड आंसर है। ओके, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट लिखिए, मेरे अकॉर्डिंग आप मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखोगे और 4 मैक्सिमम लिख सकते हो। कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन लिया गया आपके ज्योग्राफी में से, भूगोल में से, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के पेज नंबर 88 से, इंग्लिश मीडियम की जो NCERT की बुक है वहां से। ठीक, वहां से आप डिटेल में इस टॉपिक को कवर अप कर सकते हो। उसके बाद 3rd जो क्वेश्चन दिया गया 2 मार्कर में, बहुत आसान सा प्रश्न है कि 1 दलीय और 2 दलीय प्रणाली में अंतर बताइए। ये पोल साइंस से आ गया क्वेश्चन हमारा। ओके, तो 1 दलीय प्रणाली कौन सी होती है कि वे देश जहां केवल एक ही दल को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की अनुमति होती है, यानी कि एक ही दल है, चुनाव लड़ता है, वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव जीतता है, वही चुनाव हारता है। ओके, वह 1 दलीय प्रणाली होती है, यानी कि एक ही दल को चुनाव लड़ने की परमिशन होती है और उसे ही सरकार बनाने की परमिशन होती है, उसे 1 दलीय व्यवस्था कहा जाएगा। एग्जाम्पल हम जरूर देंगे, चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, जैसे चीन है। चाइना में क्या है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी, वही चुनाव जीतती है, वही चुनाव हारती है। ओके, तो वो क्या है, हालांकि इसको हम लोकतंत्र नहीं मानते क्योंकि लोगों के पास विकल्प उपलब्ध नहीं होता, लेकिन हमें इतना डिटेल में कहानी नहीं बतानी, हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि 1 दलीय प्रणाली क्या है कि वो देश जहां पर केवल एक ही दल को चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की अनुमति होती है उसे हम 1 दलीय प्रणाली कहेंगे। उदाहरण के लिए चीन, जरूरी नहीं कि पूरा एग्जाम्पल दो, चीन लिख दोगे काफी रहेगा। अब हमें बताना 2 दलीय प्रणाली कौन सी होती है।
दो दलीय प्रणाली वो होती है कि वे देश जहां पर दो मुख्य दल चुनाव लड़ते हैं। ओके, दो मुख्य दल होते हैं, हो सकता है कि दो से ज्यादा दल हो, लेकिन मुख्य दल दो ही होते हैं। दो मुख्य दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, उसे हम दो दलीय द्विदलीय प्रणाली कहेंगे। ओके, जैसे यूएसए में, यूके में यानी ब्रिटेन में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ क्या दो दल है। हालांकि एक दो छोटे और भी दल है, लेकिन दो ही दल है, उन्हीं की चांसेस होते हैं और उन्हीं की सरकार बार बार बनती रहती है, तो उसे बोलते हैं द्विदलीय प्रणाली। तो ये कहाँ से लिए गए, ये आपके पोल साइंस के राजनीतिक दल जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 77 से लिया गया इंग्लिश मीडियम के। तो हिंदी मीडियम में हो सकता है एक आध पेज आगे पीछे हो, लेकिन मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आसान सा रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया, ये भी 2 मार्क का रहेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ओके, भूमिका का उल्लेख कीजिए मतलब बताना है कि उसका काम क्या है, कार्य ही बताने ना। क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे 85 पे अटक जाते हैं, 100 पे नहीं जाते, तो कहाँ गड़बड़ करते हैं। उनका एक क्वेश्चन तो ऐसा वाला होता है जहाँ क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि पूछा क्या गया। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आरबीआई है, उसके कार्य हमें बताने। तो भारत में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। आप करेंसी नोट निकाल के देखिए पर्स में से, क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है ना, सबके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये करेंसी नोट जारी करता है। दूसरा इसका कार्य कि आरबीआई ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। औपचारिक स्रोत में क्या आते हैं, औपचारिक स्रोत में मेनली तो आपके बैंक आ गए, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, तो उनके काम की निगरानी करता है कि क्या वो ठीक से लोन तो दे रहे हैं, ठीक से काम तो करें, गड़बड़ तो नहीं करें, वो इसका काम है। तीसरा काम है आरबीआई बैंकों के लिए नियम तय करता है कि कैसे लोन दिया जाना है, कितना कैश रखना है, तो वो नियम कौन तय करता है बैंकों के लिए, आरबीआई तय करता है। चौथा इसका कार्य होता है आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर बैंकों को ऋण भी प्रदान करता है, इसलिए इसे हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ओके, तो ये चौथा कार्य है। और कोई रिलेटेड पॉइंट्स भी लिख सकते हो। आपको एनी 2 के लिए सीबीएसई ने बोला है, मैंने एनी 3 के लिए बोला है, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हो। कहाँ से लिए गए, ये आपके इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर है मुद्रा और साख, तीसरा चैप्टर है, उसके पेज नंबर 40 और 41 पे इसी टॉपिक की बात की गई, तो वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। ओके, डिटेल में देख सकते हो इस टॉपिक को। उसके बाद 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां जो 5th आपका क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो उसमें यही क्वेश्चन पेपर उनको दिया जाएगा जो क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, टीचर्स ही तैयार करेंगे। ओके, तो उसमें यहां पे जब एक इस टाइप का क्वेश्चन दे दिएगा तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% ऐसा रहेगा जिसमें कुछ डेटा दिए जाएंगे, लेटेस्ट दिए जा सकते हैं, आपको उसको एनालाइज करना है। ओके, तो यहाँ पे डेटा दिए गए, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। क्वेश्चन जो दिए गए वो कुछ हटके हैं। यहाँ पे दिया गया कि भारत में तैयार इस्पात का कुल उत्पादन दिया गया। ठीक, ये वर्ष दिए गए, जैसे 2015-16 में 106 मिलियन टन में उत्पादन हुआ था, 16-17 में 120 मिलियन टन हुआ था, फिर 17-18 में 126 मिलियन टन हुआ था, 18-19 में 101 मिलियन टन, 19-20 में 102 मिलियन टन। अब देखिए कि अब पिछले कुछ वर्षों से उत्पादन कम हुआ है। ओके, उत्पादन कम हुआ ना, तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे रहेंगे। ओके, 2 मार्कर है तो 2 ही क्वेश्चन रहेंगे और 1 मार्कर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो पहला जो 5.1 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये दिया गया कि 2015-16 और 19-20 के आंकड़ों की तुलना करें और 19-20 में स्टील के उत्पादन में कमी के लिए कोई एक कारण बताना है। तो तुलना किया तो क्या देखा हमने, उत्पादन कम हुआ है, तो कारण बताना है। तो उत्पादन में कारण जो है, जैसे हमने चैप्टर के साथ डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ पार्ट्स में और सिंगल वीडियो आ जाएगा जल्दी। तो उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने ये समझा कि कई सारी समस्याएं हैं लोहा इस्पात उद्योग की। तो उसमें एक है उच्च लागत, कि अपने यहाँ पे जैसे श्रमिकों की उत्पादकता कम है, कोकिंग कोयल, जो कोकिंग कोल की बात करें तो वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो लागत ज़्यादा, तकनीक हमारी अच्छी नहीं है, तो उच्च लागत के कारण मुनाफा नहीं है, इसलिए उत्पादन थोड़ा कम हो गया, डिमांड कम हो गया, एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान है। दूसरे है कि कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता भी रही है, तो ये भी जब बाहर से अगर नहीं आ पाता तो उस वर्ष में उत्पादन कई बार नीचे चला जाता है, सारी यूनिटें वो ठीक से काम नहीं कर पाती। एक कारण ये भी है भारत में कम उत्पादकता का, श्रमिकों की कम उत्पादकता, कि हमारे यहाँ पे श्रमिक है उनकी उत्पादकता अगर हम जापान से तुलना करें, वहाँ के एक श्रमिक हमारे 4 श्रमिक एक बराबर है, ये समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, ये एक समस्या है। इसके साथ साथ एक और जो करंट का, ये सीबीएसई के सजेस्टेड आंसर है, मैं नहीं दे रहा। ओके, उन्होंने ये दिया। अगर एक और आंसर की अगर हम बात करें 2019-20 के उत्पादन की बात करें, तो उस दौरान एक कारण ये भी रहा था कि कुछ भागों में हड़ताल वगैरह रही थी, आंदोलन वगैरह के प्रभाव रहे थे,
तो उस दौरान भी कुछ पार्ट्स की अगर बात करें, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर या मजदूरों के आंदोलन थे, तो उसके कारण भी उत्पादन बाधित हुआ था। ओके, 2020 की अगर बात करें, आगे के डेटा ले लिए जाए, तो कोविड के कारण कुछ समय तक ये कारखाने उद्योग हैं उनका काम बाधित रहा मजदूरों की कमी के कारण। तो ये भी कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 1 मार्कर है, तो 1 रीजन है वो इनफ रहेगा। आप अगर सेफ्टी की साइड जाओ तो सेफ साइड खेलना चाहो तो आप 2 रीजन यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, इसके कारण उत्पादन में कमी रही है। तो उसके बाद आगे की बात की जाए, सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, दूसरा हमारा प्रश्न है 5.2, यानी कि इसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि स्टील के उत्पादन और खपत को एक देश के विकास का सूचकांक क्यों माना जाता है। हमने जब चैप्टर डिस्कस किया तो हमने बात की है कि इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसी भी देश के आर्थिक विकास की। ओके, और देश का आर्थिक विकास आजकल मापा भी इसी से जाता है, जहां जितना स्टील का खपत होगी मतलब उतना ही देश है वो अच्छी उन्नति कर रहा है। ओके, क्या कारण ये हमें बताना है। तो इस्पात उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है। मतलब जितनी खपत होगी इसका मतलब उद्योग उतना ही तेजी से दौड़ रहे हैं। ओके, पहली चीज ये। दूसरे ये देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी, अगर लोहा इस्पात का ज्यादा खपत हो रहा है इसका मतलब आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है, नहीं खपत हो रही इसका मतलब आर्थिक विकास हमारा रुका हुआ है कहीं ना कहीं। तीसरा, यह देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रदान करना है, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो ब्रिज की बात हो, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, ये बनेंगे तो हमें इस्पात चाहिए। ओके, लोहा चाहिए, इस्पात चाहिए। तो जितना ज़्यादा इस्पात स्टील का प्रयोग हो इसका मतलब देश का विकास तेजी से हो रहा है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि क्यों इसको माना जाता है कि ये देश के आर्थिक विकास का आधार होता है, ये देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी होती है, ये उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसीलिए इसे देश के आर्थिक विकास का सूचकांक माना जाता है। इसके अलावा भी रिलेटेड पॉइंट्स और भी बन सकते, तो उनमें से भी कोई आप 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम 1 पॉइंट से भी अगर ठीक से लिखते हो तो उससे भी काम चलेगा, क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये था 5th जो क्वेश्चन था, उसमें हमें एक डेटा दिया गया और उसी पर बेस्ड हमें 5.1 और 5.2 क्वेश्चन दिए गए। कहाँ से लिए गए? ये आपके ज्योग्राफी के विनिर्माण जो चैप्टर है उसके पेज नंबर 69 से लिया गया है, एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम बुक से। ओके, उसके बाद 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम 3 पॉइंट्स के साथ चलेंगे और पहले आधे घंटे में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? क्योंकि इसमें आपको पहले रीडिंग टाइम मिलेगा, तो उसमें आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो सकते हो, सोच भी लोगे कि इनके आंसर आपको किस तरीके से देने हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रहेंगे हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन। ओके, 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, 9 मार्क्स का रहेगा हमारा ये सेक्शन बी। यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखिए, 6th जो हमें क्वेश्चन दिया गया ये हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि अधिकांश ग्रामीण परिवार है अभी भी ऋण के औपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों है। ओके, अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोत के ऊपर निर्भर क्यों है, ये हमें बताना। एक चीज़ और मैं बता दूं, बीच में मेरे माइंड में आ रही थी, बाद में भूल जाऊंगा, कि जितने भी क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर आएंगे या 5 मार्कर आएंगे, 2 मार्कर आएंगे, 95% क्वेश्चंस मैं आपको पहले से बता दूंगा ये इन्हीं क्वेश्चंस में से आना है, क्योंकि क्वेश्चंस लिमिटेड ही दिए जाने यहाँ पर। तो जो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ इंपॉर्टेंट या लास्ट 10 ईयर्स में आते रहें तो उनको ये इग्नोर कर पाएंगे, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा विद इन 10 to 15 डेज में। ओके, तो इस क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों है। अब देखिए, ऋण 2 जगह से लिया जा सकता है, ऋण मतलब लोन। ओके, एक तो औपचारिक स्रोत है जैसे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया जा सकता है। दूसरा अनौपचारिक स्रोत होते हैं जैसे आपके मित्र, बंधु, सखा, रिश्तेदार हो गए, पड़ोसी हो गए, आड़ती हो गए, दुकानदार हो गए, व्यापारी हो गए, वो अनौपचारिक स्रोत है। अब अनौपचारिक स्रोत और औपचारिक में बड़ा डिफरेंस क्या है कि बैंक से अगर लोन लें तो ब्याज दर कम होती है, जबकि वहां से लें तो ब्याज दर है बहुत ज्यादा होती है। ओके, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो निर्धन परिवार वो अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं, क्यों? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो ये क्या कारण है? पहला तो ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सीमित उपलब्धता है। अभी हालांकि बड़े हैं, कुछ राज्यों में बड़े हैं, लेकिन अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, बिहार की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की बात करें, अगर हम बात करें उड़ीसा वगैरह की, तो वहाँ पर अभी भी बैंक बहुत कम है। तो बैंक उपलब्ध नहीं है, हर जगह पे उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग ऋण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों की तरफ देखते हैं। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कागजी कार्रवाई के संबंध में समस्या का सामना करना पड़ता है। साक्षरता दर है नहीं इतनी अधिक। अगर साक्षरता दर की बात करें, मतलब अगर पढ़े लिखे तो कोई 5 पढ़ा है, कोई 7 पढ़ा है, तो वहाँ पर कागजी कार्रवाई इसमें बहुत ज़्यादा होती है, कई चक्कर लगाने होते हैं। तो लोग इस झंझट से बचने के लिए भी अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेना पसंद करते हैं।
तीसरा, अधिकांश निर्धन लोगों के पास समर्थक ऋण आधार उपलब्ध नहीं होता। अब ये क्या चीज है, गारंटी के तौर पे हमें कुछ जमा करवाना होता है। आप बैंक से लोन ले सकते हो जमीन के बेस पर, प्लॉट के बेस पर, गाड़ी के बेस पर, आप अगर ज्वेलरी है, गोल्ड है, उसके बेस पर आप ले सकते हो। आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो वहाँ उस बेस पर आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो निर्धन लोग हैं उनके पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, प्रॉपर्टी नहीं होती जिसके बेस पे वो लोन ले पाए, इसलिए भी वो मजबूर होते हैं कि वो अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेते हैं। चौथा कारण है कि ग्रामीण लोगों को अनौपचारिक माध्यम से अमीर लोगों से, अमीर परिवारों से ऋण आसान तरीके से मिल जाता है। ब्याज दर हालांकि ज़्यादा होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि कौन चक्कर काटेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतनी सारी दिक्कत कि तुरंत चाहिए हमें, तुरंत कहाँ से जाके आएंगे, ब्याज ज़्यादा लगेगा, वहाँ से ले लेंगे, तो वहाँ जल्दी मिल जाता, आसानी से मिल जाता। बैंकों से क्या होता है, ऋण में लेने में समय लगता है, तो ये भी एक कारण है। एक और चीज़ भी होती है कि बैंकों से अगर आपने लोन लिया है तो आपको दूसरा लोन तब मिलेगा जब आपने पहला लोन लौटा दिया। वहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं, आपने 5,000 पकड़ रखे हैं, दूसरी बार भी ले लीजिए, दे देंगे अगर आप पहले से आपका व्यवहार अच्छा रहा है तो। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो हम मिनिमम 3 पॉइंट्स रहेंगे और आप 4 पॉइंट्स के साथ जा सकते हो। ठीक, 3 to 4 पॉइंट्स के आसपास रहेंगे। अगर 3 पॉइंट्स ठीक से लिखें तो 3 पॉइंट्स भी आपके 3 मार्कर के लिए काफ़ी रहेंगे। अदरवाइज आप 4 पॉइंट्स के साथ जाओगे तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग कोई 3 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप 4 पॉइंट्स के साथ जाओगे। ओके, कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन, ये आपके इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर मुद्रा और साख से लिया गया, पेज नंबर 50 पर इसकी बात की है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की जहाँ पर बात की है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, यानी जो छठा प्रश्न है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस दी गई है, लेकिन जो इंटरनल चॉइसेस मिलेगी वो उसी चैप्टर का ही क्वेश्चन रहेगा। ओके, जैसा कि यहाँ पर दिया गया कि उसी चैप्टर में से हमें एक और क्वेश्चन दे दिया गया कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों की समर्थक ऋण आधार की कमी की समस्या को दूर करने में कैसे मदद करते हैं, समझाइए। ओके, यानी कि स्वयं सहायता समूह है वो हमें पता होना चाहिए। अब हमें बताना है कि वो समर्थक ऋण आधार, अभी बात की ना गारंटी के तौर पे कुछ जमा करवाना होता है, उससे समर्थक ऋण आधार बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहीं कोलेटरल्स उसको बोलेंगे, तो कोलेटरल्स नहीं होता, बड़ी समस्या होती है। अब उस समस्या का हल है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं। कैसे करते हैं हमें समझाना है। ये क्या है, पहले स्वयं सहायता समूह 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसमें सभी सदस्य मिलकर कोई कार्य करते हैं और सामूहिक बचत करते हैं। बचत कितनी, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, कितनी भी पर डे हो सकती है, मंथली कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा उतनी कैसा वो काम धंधा करें। ठीक, ये समूह अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण भी देते हैं, यानी कि जब जरूरत हो तो फिर जो सेविंग करें उसमें से अपने सदस्यों को ब्याज तो लेते हैं लेकिन कम ब्याज पर ऋण देते हैं, यानी कि बैंक जितना ब्याज देते हैं। अब देखिए, बिना समर्थक ऋण आधार के लोन मिल गया ना, 20 व्यक्ति काम करें, एक के घर में बेटी की शादी है, लोन मिल गया, वहां से 50,000 रुपये ये दे देंगे ना, तो एक यहां से समस्या दूर हो गई। दूसरा ये कि अगर कुछ समय तक लगातार बचत करने के बाद बैंक बिना समर्थक ऋण आधार के ऋण दे देता है। दूसरा ये कि अगर ये लगातार सेविंग करे, लगातार कितने दिनों तक, लगभग 2-3 वर्षों तक अगर इनकी सेविंग कंटिन्यूस हो ना, तो बैंक बिना समर्थक ऋण आधार के इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी लोन दे देता है। तो यहां से भी समस्या खत्म हो जाती है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, सेविंग कैसे करेंगे, तब ये पूरा हमारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। ओके, कहां से लिया गया क्वेश्चन, ये भी आपके इकोनॉमिक्स के 3rd चैप्टर मुद्रा और साख से लिया गया, पेज नंबर 51 पे, यानी कि जो लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का, वहां से ही इस क्वेश्चन को उठाया गया। तो ये आपका 6th क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपके पास इंटरनल चॉइसेस रहेगी, एनी 1 क्वेश्चन करना है एनी 2 में से। क्लियर। एक और चीज आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, ठीक, आपने स्टार्ट कर लिया और जब आपने 2 पॉइंट्स लेके 3rd पॉइंट में आकर के अटक गए, तो क्या करोगे कि वहाँ तो लॉस हो गया। तो आप जैसे बताया गया होगा टीचर्स ने कि आप ओवर अटेम्प्ट लिखते हो, क्या लिखते हो, OA बड़ा सा, ठीक, उस क्वेश्चन के ऊपर कटिंग वगैरह नहीं करनी, ओवर अटेम्प्ट कीजिए, लिखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो। ठीक, ऐसा आप कर सकते हो। अगर कई बार कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि पहले तो ईजी लगा लेकिन 3rd पॉइंट वो अटक गए, स्किप हो गया, याद ही नहीं आ रहा, अच्छा बन ही नहीं रहा। ओके, उसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। 7th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये भी हमारा 3 मार्क का रहेगा। तो यहाँ पर बात की गई कि आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश की अपने अनुसार व्याख्या की और स्वराज के विचार का अलग अर्थ निकाला। आदिवासी जो किसान थे, कहाँ के, आंध्र प्रदेश के, उन्होंने स्वराज की अपने अनुसार व्याख्या की और स्वराज के विचार का अलग ही अर्थ निकाला और ऐसे आंदोलन में उसी उद्देश्य से भाग लिया, कथन की अलग उद्देश्य से भाग लिया, कथन की पुष्टि करनी, यानी कि अलग उद्देश्य क्या था। तो ये जो क्वेश्चन था, जब मैंने चैप्टर आपको करवाया तो मैंने बताया कि ये कंफर्म आएगा आपका
5 मार्कर में आ जाए या फिर आपका 3 मार्कर में आ जाए, कन्फर्म आएगा ये क्वेश्चन। इसमें 3 पार्ट्स बनते हैं कि जैसे यूपी के किसान थे, ठीक, अवध के किसान थे, असम के जो बागान मजदूर थे और ये जो आदिवासी थे, तो इन्होंने अलग ही कुछ तरीके से सोच रहे थे कि असहयोग आंदोलन मतलब स्वराज मतलब कुछ और ही है, तो उसी का एक पार्ट यहाँ पे लिया गया। तो हमें बताना कि आदिवासी किसानों ने इस असहयोग आंदोलन में क्यों भाग लिया और उनके अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था, ठीक। तो आंध्र प्रदेश के जो गूडेम पहाड़ियों में आदिवासियों ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से आंदोलन में भाग लिया था। गुरिल्ला युद्ध मतलब छुप करके वो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया था। वे उपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ थे क्योंकि उनसे जंगल छीने जा रहे थे, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनकी आजीविका प्रभावित हुई थी और उनके पारंपरिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया था। उनके नेता अलूरी सीताराम राजू, एक ही पर्सन है ये, अलूरी सीताराम राजू है, वो असहयोग आंदोलन से और गांधी जी से प्रेरित थे, परंतु थोड़ी सी विचारधारा अलग थी। वो चाहते थे कि नहीं, बल के प्रयोग से अंग्रेजों को निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा बता दिया। एक आध क्वेश्चन ऐसा रह सकता है 3 मार्कर में कि थोड़ा सा हमें बड़ा बताना पड़ेगा ताकि वो कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो इस तरीके से उन्होंने भाग लिया था। और आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के लिए स्वराज का अलग अर्थ था। क्या अर्थ था कि उन्होंने भाग तो लिया, ठीक है, गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएंगे, ऐसा नहीं था, देश आजाद हो जाएगा, वो नहीं सोच रहे। उनके लिए स्वराज का अर्थ था कि अगर स्वराज आए तो क्या होगा, वन कानूनों की समाप्ति हो जाएगी, बेगार यानी कि फ्री में जो हमसे काम करवाते हैं, बेगार की समाप्ति हो जाएगी, वनों पर उनका पुनः अधिकार हो जाएगा। तो उनके लिए स्वराज का अर्थ ये था, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, हिस्ट्री से लिया गया, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 35 और 36 पर इसकी बात की गई है, ठीक। चैप्टर ये हमारा हिस्ट्री का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर को मैं पहले ही पब्लिश कर चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और कितना, शायद 2 घंटे 5 मिनट में चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आप भूलोगे नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक। कि लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका, अब क्या बताना है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। अब आवश्यकता क्यों है, जो उनके कार्य करते हैं उनके लिए हमें आवश्यकता है, वही चीज बतानी है, ठीक। प्रश्न को समझना है। ये भी आपका 3 मार्कर रहेगा, यानी कि 6, 7 और 8 3 क्वेश्चन आपके 3 मार्कर रहेंगे। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, पहला जो उनका कार्य है, क्या कार्य होता है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं। यानी कि हमें किसके लिए आवश्यकता है, चुनाव लड़ने के लिए। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा, इंडिविजुअल लड़ेंगे। इंडिविजुअल लड़ेंगे तो सारे कहेंगे हम भी सीएम, हम ही पीएम है, सरकार ही नहीं बन पाएगी। तो राजनीतिक दल है वो एक विचारधारा के साथ चुनाव लड़ते हैं और सरकार का गठन करते हैं, ठीक। पहला कार्य ये होता है उनका। दूसरा है कि देश के लिए नीतियां बनाने में पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती है। यानी कि दूसरा जो उनका कार्य क्या होता है कि वो नीतियां बनाती है। जब चुनाव होते हैं तो वो अपना घोषणा पत्र लेकर के आते हैं ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर उसी के अनुसार वो सरकार चलाते हैं। तो वो देश के लिए नीतियां कौन बनाते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं। सरकार आएगी तो उन्हें चलाना ना। तीसरा, राजनीतिक दल कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में कौन है, इन्हीं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज के ही मेंबर तो होते हैं, ठीक। तो ये कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा जो इनका कार्य है, महत्व है, वो ये कि चुनाव हारने वाले जो राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। विपक्ष मतलब जैसे अब बात की जाए दिल्ली में तो बीजेपी विपक्षी पार्टी है, ठीक। देश की बात करें तो कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, जो सरकार के कामकाज के ऊपर निगाह रखती है। वहां पे कुछ गड़बड़ी होती है तो वो जनता के सामने रखती है। सरकार भी उन्हीं के अकॉर्डिंग एक तरीके से डर करके काम करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुद्दे उछल ना जाए, ओके। तो विपक्ष की भूमिका भी कौन निभाते हैं, यही राजनीतिक दल निभाते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत का मतलब कि आम जनता के बीच में ये मुद्दों को लेकर के जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव मुद्दे लेकर के जाते हैं, और लोगों की जो राय बनाते हैं, सोच तय करते हैं कि किस तरीके से अगले दिनों में चुनाव को लेकर के कि लोग किस विचार के साथ जाएं। तो जनमत निर्माण में किसका योगदान होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का। यही तो जनता को अवेयर करते हैं ना ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर के। इसके साथ साथ राजनीतिक दल सरकार और लोगों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। अब जो लोग हैं, हमारी सीधी गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं होती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के जो छुटपैये नेता हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, हम उनको पकड़ते हैं, उनके थ्रू अपने कोई भी कार्य होते हैं तो वहां सरकार तक पहुंचते हैं। तो ये कड़ी का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं, ठीक। 3 मार्क है, ज्यादा हो गए तो इसमें से आप 4 पॉइंट्स कर सकते हो। यहाँ सीबीएसई ने 3 पॉइंट्स का कहा है, आप 4 पॉइंट्स से नहीं बता सकते हो, ओके, कि कौन से 4 कार्य हैं जिनके लिए हमें राजनीतिक दलों की, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है। कहाँ से लिया गया, ये आपके पोल साइंस के जो आपका चैप्टर है राजनीतिक दल, उससे लिया गया 6th चैप्टर आपका, पेज नंबर 74 से क्वेश्चन लिया गया, ठीक।
यानी कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है या उनका महत्व क्या है। तो ये था हमारा सेकंड सेक्शन, जिसमें आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। 9 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। 18 यानी कि हमें 27 मिनट्स में करना है, ऐसा ही ना। 3 जो हमें 1 मार्क्स के लिए 3 मिनट्स हम दे सकते हैं, जो टाइम हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो 27 मिनट्स मैक्सिमम आप लगा सकते हो। इट मीन्स दैट आपका 55 मिनट्स के आसपास आपका यहाँ तक क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम सेक्शन सी की बात करेंगे। जो हमारा सेक्शन सी है ये क्या है, ये हमारा दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए। क्लियर। तो यहाँ पे कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हमें, यहाँ पर दिए गए 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 10 मार्क्स का रहेगा और 10 मार्क्स मतलब आधा घंटा हम यहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया गया। तो यहाँ पे लोकतंत्र की अपना समर्थन क्वेश्चन पहला दिया गया। यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस रहेगी। पहला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की अपना समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है। यानी कि लोकतंत्र क्या है कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी चीजें होती है कि लोग इनके फैन हो जाते हैं। मतलब लोकतंत्र की बात करेंगे भाई, सबसे अच्छा कौन, लोकतंत्र है। सबसे अच्छी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ओके, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब उदाहरण सहित कथन का समर्थन कीजिए। अब प्रश्न को समझिए, क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में समर्थन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि इसमें कुछ अच्छी बातें होती है। अब वही अच्छी बातें हमें बतानी, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं बतानी है, लोकतंत्र के गुण बताने कि ऐसा क्या है लोकतंत्र में कि लोग इसी के पीछे पड़े हुए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो चलिए हम बता देते हैं कुछ इसमें से लोकतंत्र के गुणों को। ओके, तो पहला ये कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, संविधान होता है और संविधान के अनुसार सरकार चलती है, संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। जैसा कि हम किस में देखते हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होती है, जैसे लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा ना, लुई 16वां के बारे में, आई एम द स्टेट, जब मर्जी मूड होता है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं होता, उससे बाहर नहीं होता। ओके, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, सारे एक बराबर है। क्लियर। चाहे वो पीएम का बेटा हो चाहे वो पीएन का बेटा हो, सारे एक बराबर होते हैं। तो पहली विशेषता ये होती है। दूसरी है कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। सरकार चुन सकते हैं, वी कैन चूज आवर गवर्नमेंट एंड वी कैन चेंज आवर गवर्नमेंट। चूज करते हैं ना, हम चुनते हैं सरकार को और 5 सालों के बाद बदल सकते हैं। क्या गैर लोकतांत्रिक सरकार में होता है, ना तो हम चूज करते हैं ना ही हम चेंज करते हैं, कोई ऐसा है होता ही नहीं। यहाँ पे ऐसा होता है, तो ये अच्छी बात होती है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारें जवाबदेह, वेद और पारदर्शी होती है। जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उन्हें वोट लेने होते हैं। वोट लेने होते हैं तो वो हमारी सुनती है, कुछ काम तो जरूर करने होते हैं। वेद होती है, वेद क्या होता है, अवैध क्या होता है, अवैध होता है जो जबरदस्ती थोपी जाए, जबरदस्ती कब्जे को बोलते हैं ना, अवैध कब्जा। तो ये अवैध नहीं है, वेद है, हमने चुना है, थोपी नहीं है किसी ने कि कोई राजा आया आकर के जबरदस्ती शासन करने लगे। ये वेद सरकार होती है। पारदर्शी होती है, इसमें क्या काम कैसे होगा वो हमें पहले से पता होता है, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग होगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा होती है। तो ये भी इसका गुण होता है। चौथा, लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। जैसे अभी बात की कि पीएम का वोट है और पीएन का वोट है, एक ही वैल्यू है। आपका वोट है और अंबानी अडानी का वोट है, एक ही वैल्यू है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के पास पैसे होंगे तो उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उनके 10,000 वोट माने जाएंगे, वो एक डालेंगे तो हम तो जी मिडिल क्लास वाले हैं, एक ही माना जाए, ऐसा नहीं है। तो ये भी इसका एक गुण है। लोकतंत्र अपने नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में सूचना का अधिकार देता है। हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। तो ये भी एक गुण होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है। सबसे अच्छी बात ये है, अपनी सरकार है, खुद की सरकार है। एक आध कमी हो तो भी कोई ना भाई, अपना है। तो ये अपनी खुद की सरकार होती है, थोपी हुई नहीं होती। ओके, ये गुण है जो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में बताने। तो इसके साथ साथ कोई और अन्य रिलेटेड पॉइंट भी लिख सकते हो। वैसे सैंपल के तौर पे आपको दिया है 5 मार्कर क्वेश्चन में आप 7 पॉइंट्स के साथ जाओगे। अगर आपके 7 पॉइंट्स नहीं बन रहे, पॉइंट्स आपके 5 बन रहे, तो हर क्वेश्चन की आप हेडिंग दोगे। जैसे कैसे दोगे, यहाँ पे कानून का शासन, तो ये पहले हेडिंग लिख दोगे, फिर ये सेंटेंस लिखोगे। जैसे सरकार चुनने का अधिकार, ओके, तो फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करोगे। जवाबदेह, वेद, सरकार, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करोगे, तब आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी अगर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट 5 मार्कर क्वेश्चन। अब इसके बात की जाए कि ये कहाँ से लिया गया, ये आपके पोल साइंस के लोकतंत्र के परिणाम जो चैप्टर आपका 7 चैप्टर है उसके पेज नंबर 92 से लिया गया।
उस चैप्टर की बात करें, उस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। और डिटेल में चैप्टर आपको 2 दिनों में मैं देने वाला हूँ, तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे 20 पॉइंट दे दूंगा, कर लोगे आप, बहुत सारे लिख पाओगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसी के ऑप्शन में रहेगा, हमें चॉइसेस रहेगी। यहाँ पे ये पोल साइंस से ही हमें दिया गया कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विचार के लिए भारी समर्थन है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए, एक छोटे सा सेंटेंस दिया गया आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और आमतौर पे जब टीचर्स या आप वीडियोस कहीं पे देखोगे तो वो इसको स्किप कर देते हैं, नहीं जी ये तो केस स्टडी टाइप दिया हुआ है, इसमें से थोड़े क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन वहाँ पे कार्टून भी दिया गया कनाडा की पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ से एक क्वेश्चन को उठाया गया। हमें बताना कि एशिया में लोकतंत्र के लिए भारी समर्थन है। अब इस क्वेश्चन को 5 मार्कर बनाना है। जैसे भारी समर्थन है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो इसमें से 2 पॉइंट्स ही हमारे निकलते हैं। अब इसको बनाना तो हमें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ना, तो पहले हम बताएंगे लोकतंत्र की लोकप्रियता के कारण, ठीक, चाहे वो एशिया में हो और चाहे वो किसी और महाद्वीप में हो। उसके बाद हम बात करेंगे एशिया में ऐसा क्या है, किस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकप्रियता ज़्यादा है। तो वही सेम पॉइंट्स आ जाएंगे कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, लोकतंत्र में लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है, यानी कि लोकप्रियता के कारण बताएंगे। लोकतांत्रिक सरकारें जवाबदेह, वेद, पारदर्शी होती है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होता है। लोकतंत्र में अपने नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में सूचना का अधिकार होता है। लोकतंत्र में सरकार जो लोगों की अपनी सरकार होती है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास एक समान अधिकार होते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास चुने जाने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक, ये लोकतंत्र के गुण है। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम कह सकते हैं कि एशिया में ये काफ़ी पॉपुलर है, कि दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, तो ये दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार ही है। पिछले 20 वर्षों में सक्रिय कार्यकर्ता और मतदान प्रतिशत बढ़ोतरी भी दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की लोकप्रियता को सिद्ध करते हैं। लास्ट 20 ईयर्स की बात करें तो जो सक्रिय कार्यकर्ता उनके परसेंटेज में बढ़ोतरी भी है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरा, मत प्रतिशत की बात करें, मतदान वो भी बढ़ा है, और मतदान बढ़ा, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि जो निर्धन लोग हैं वो ज़्यादा उत्साह से भाग लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों के बीच में लोकतंत्र है वो काफ़ी पॉपुलर है और लोगों की आस्था है, उन्हें लगता है कि हाँ हमारा वोट मैटर करता है। तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपके 5 मार्क का क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है उसके आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा वो आपका उसी बुक का रहेगा। तो ये आपका पोल साइंस का है, लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर से लिया गया, और ये पेज नंबर 92 से लिया गया। उसी बुक का क्यों रहेगा, क्योंकि जो मार्क्स शेयर है वो आपको मेंटेन करके चलना ना। जो भी क्वेश्चन पेपर सेटर है उनको ये भी देखना कि एक बुक है उसके ज़्यादा क्वेश्चन तो ना हो जाए। क्लियर। उसके बाद देखिए हम 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, ये भी आपका 5 मार्क का रहेगा। इसमें बात की गई वैश्वीकरण की, कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी भूमिका की हमें बात करनी है, ठीक। तो इसमें बताना कि सूचना प्रौद्योगिकी है वो कैसे हेल्पफुल रहा है वैश्वीकरण में, ठीक। वैश्वीकरण समझते हो ना, वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना, विश्व जमा एकीकरण, यानी पूरे विश्व का एक हो जाना। अब क्या है, पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया, ग्लोबल विलेज की तरह। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे हम एक कॉल लगाएंगे, बात कर लेंगे सीधा डायरेक्ट, वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं, 10 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं ना। तो ये वैश्वीकरण है। इसमें बताना कि आई.टी. इंडस्ट्री का क्या रोल है, ठीक। आई.टी. इंडस्ट्री में आपका इंटरनेट भी आ जाता है। ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, ये आई.टी. इंडस्ट्री का ही कमाल है। तो प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। जो आई.टी. है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो तेजी से बदल रही है। दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग संपर्क करने और जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। दूर दराज के क्षेत्रों से संवाद करने में मदद मिली है आई.टी. इंडस्ट्री से, यानी कि दूर दराज के लोग हैं, पहले क्या होता था, फ़ोन होते थे, पहले फ़ोन ही नहीं होते थे, उसके बाद फ़ोन आए तो उससे बात होती थी। अब तो हम वीडियो कॉल सब कुछ करते हैं ना, डायरेक्ट ऑन सेम टाइम में। ओके, तो दूर दराज के क्षेत्रों से संवाद करने में मदद मिली है। हाल के दशकों में उपग्रह संचार उपकरणों का विकास भी हुआ है, ठीक। एक तो संवाद करने में मदद मिली है, लोगों से हम कनेक्ट हो पाएँ, दूर दराज के लोग हैं। इससे उपग्रह जब से आए तो इससे संचार उपकरणों का और ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है। जो सैटेलाइट्स आए हैं, सैटेलाइट से क्या हुआ है कि जो हम देख रहे हैं कि इंटरनेट जो सस्ता हुआ, इंटरनेट जो रेवोल्यूशन हुए, वो इन्हीं सैटेलाइट्स के कारण हुए। कंप्यूटर अब जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।
कोई भी इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त या साझा कर सकते हैं। गूगल बाबा से आप कुछ भी पूछिए, सब कुछ वो बताते हैं। ओके, किससे हुआ? ये IT टेक्नोलॉजी से हुआ है। इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो इससे सभी देशों के आपसी संबंध और ज़्यादा घनिष्ठ हुए, क्योंकि हम कनेक्टेड हो गए हैं। पहले क्या था? पहले हम आपस में स्टेट्स ही कनेक्टेड नहीं थे। अब तो ऐसे लगता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम सारा दिन वीडियोस देखते रहते हैं तो ये लगता है कि हमारा पड़ोसी देश है। मन करता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठे पता है कि हाँ जाएँ घूम आए। ओके, आपसी संबंध घनिष्ठ हुए। सेवाओं के उत्पादन को पूरे विश्व में फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। इससे जो चाहे सेवाएं हैं चाहे वो वस्तुएं, उनका उत्पादन पूरे विश्व में हो गया ना। एक कंपनी है जैसे टाटा की बात करें तो 100 से ज़्यादा देशों में प्रोडक्शन कर रही है। बहुत सारी कंपनीज है, कैसे कर पा रही है? इन्हीं IT के थ्रू ही तो वो कंट्रोल किए हुए हैं। सारा हिसाब किताब इन्हीं के थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू। इसने विश्व के बाजारों को जोड़ने में मदद की है। विश्व के बाजार आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, ऑर्डर कीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो ब्राज़ील से उठाया जाएगा और आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा। कैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वहीं से हम देखेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, पेमेंट ही यहीं से करेंगे, सामान आ जाएगा। क्लियर? सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से व्यापार को नियंत्रण करना आसान हो गया। पहले बिजनेस कौन करते थे? आमतौर पे दुकान के ऊपर एक मोटे से लाला जी बैठे होते थे, मोटी सी एक चश्मा लगाए होते थे, सारा दिन ऐसे घूरते रहते थे, कैमरा लगाए बैठे रहते थे अपनी आंखों का, और 2 मिनट के लिए बाहर जाते थे, गड़बड़ हो जाती थी पीछे से। लेकिन अब क्या है? अब देखिए, अंबानी अडानी थोड़ी आकर के विशाल मेगा मार्ट में या फिर कहीं पर जो बिग बाजार है उसमें आकर के चेक करते हैं, रिलायंस फ्रेश में आकर के चेक करते हैं, नहीं करते ना। बिजनेस हो रहा है उनका, तो कैसे हो रहा है? IT इंडस्ट्री के कारण पॉसिबल है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे लाभ बताने, और कुछ जनरल आप यहाँ पे बताओगे, कुछ आप बताओगे कि कैसे इसने इकोनॉमी को प्रभावित किया है, वर्ल्ड को जोड़ा है, कनेक्ट किया है। क्लियर? तो ये आपका इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, वहाँ से ले गए। पेज नंबर 63 जो NCERT की इंग्लिश मीडियम की बुक है, इसमें 1-2 पेज आगे पीछे हो सकते हैं, वहाँ से लिए गए। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन हो गया। इसी में भी हमें क्या मिलेगी? इंटरनल चॉइसेस मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर का रहेगा कि भारत और उसके लोगों पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आकलन करना है। हमें बताना है कि क्या प्रभाव पड़े। तो बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं। चैप्टर पहले करवा दिया है मैंने हिंदी मीडियम में। करवाए कैसे हैं वो आपके पार्ट्स में दिए मैंने, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 4 पार्ट इसके हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स के दोनों चैप्टर ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। आपके ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। हिस्ट्री का आपका जो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। पोल साइंस के 1 या 2 दिन में आ जाएंगे। ये ओल्ड है, नए चैप्टर भी दोबारा से दूंगा मैं आपको। क्लियर? तो हमें बताना है कि वैश्वीकरण के भारत के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए। पहली चीज, विकल्प बढ़ गए। पहले क्या होता था? पहले के टाइम की अगर बात की जाए तो जैसे मोबाइल फ़ोन में मोटरोला होता था, नोकिया होता था, 2 ही मोबाइल फ़ोन होते थे, एम्बेसडर, मारुति, 2 ही गाड़ियाँ मिलती थी, कुछ ऑप्शन नहीं थे। अब मार्केट में जाइए, इतने सारे सेलफोन, आपको ब्रांड के नेम ही नहीं पता होंगे। कपड़े खरीदने जाइए, आपको पता चला अच्छा ये भी ब्रांड है, नहीं पता। तो ये चॉइसेस कैसे मिली? ये वैश्वीकरण के कारण मिली है। तो सबसे बड़ी बात कि हमें हर चीज़ में, हर फील्ड में चॉइसेस मिल गई, इतने सारे विकल्प मिल गए, हम चूज कर सकते हैं। दूसरा एक, इससे लोगों के जीवन सत्र में सुधार हुआ। सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ ना। हर हाथ में सेलफोन है, सिर्फ सेलफोन की बात नहीं, बाकी जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हुए। तो वो कैसे इंप्रूव हुआ? वो इसी के कारण, वैश्वीकरण के कारण। एक तो हमारा आर्थिक विकास भी है और दूसरा ये कि प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हुए। तीसरा, वस्तुएं सस्ती हुई है, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो वस्तुएं सस्ती होती है। पहले नोकिया का 1100 फ़ोन आता था जिसमें सिर्फ सांप वाला एक गेम चलता था, और उसका बिल घर पे पड़ा है, मेरे पास पड़ा है, मतलब मैंने नहीं परचेज किया, घर वालों ने परचेज किया था। वो 6800 रुपये का आया हुआ है, उसमें एक टॉर्च जलती सिर्फ। और अब अगर आप 1000 रुपये की बात करें तो 1000 रुपीज़ में आप सस्ते स्मार्टफोन्स ले सकते हो। वस्तुएं सस्ती हो गई है पहले के कंपैरिजन में, और गुणवत्ता बेहतर हुई, क्वालिटी बेटर हुई है। पहले क्वालिटीज़ नहीं मिलती थी, अब क्वालिटी देखिए, एक से बढ़ के एक आपको क्वालिटी मिलती है। सेवाएं बेटर हुई है। ओके, ये प्रभाव पड़ा है। नए रोजगार सृजित हुए हैं। इतनी बड़ी MNCs, बहुत बड़ी MNCs आई है, मल्टीनेशनल कंपनीज आई है। तो जब ये MNCs यहाँ पे पहुँची है तो लोगों को काम धंधा भी तो मिला ना। लाखों करोड़ लोग इन MNCs में काम धंधे पे लगे हुए हैं। इससे देश में रोजगार बढ़े हैं। तो इससे क्या हुआ है? इससे निर्धनता कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, ये भी फायदा हुआ है। देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला इससे। कुछ स्थानीय कंपनियां नई तकनीक में निवेश करने में सक्षम हुई। स्थानीय कंपनियां, उनके भी अच्छे दिन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी मिल गई सस्ते में टाई अप करके, तो वो भी आगे निकल गई है।
वैश्वीकरण ने टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसी कुछ कंपनियां हैं, इन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने में मदद की है, क्योंकि जब हमने दूसरी कंपनी को यहाँ नहीं दिया तो हमारी कंपनी को मौका मिला ना बाहर जाने का, तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज बनी। कैसे बनी? इसी वैश्वीकरण के कारण। हालांकि इससे ये तो हमें प्रभाव दोनों ही बताने, अच्छे और बुरे, तो ये अच्छी बात हुई। बुरे क्या पड़े वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इससे छोटी कंपनियों, श्रमिकों इत्यादि को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ कि वो कंपटीशन नहीं कर पाई, बंद हो गई। श्रमिकों को नुकसान ये करना पड़ा कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने श्रम कानूनों में ढील दे दी। अब ये कि इनका वेतन कम हो गया, काम के घंटे बढ़ गए और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रही है, तो उनको नुकसान होना पड़ा। इसके साथ कोई और रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 12th पता नहीं कहाँ से लिख दिया। कोई और रिलेटेड पॉइंट्स भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे। 7 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। 8 तक भी जाते हो तो जा सकते हो, ज़्यादा नहीं खींचना है। ओके। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो ये कि 5 पॉइंट्स भी आप कर सकते हो। 5 पॉइंट्स करोगे तो आपको हेडिंग बनानी होगी। कहाँ से लिया गया ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के वैश्वीकरण चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 66 से। ओके। तो अभी हम डी और ई सेक्शन की बात कर लें, उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर? और क्वेश्चन पेपर की भी बात करेंगे, कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब हम डी सेक्शन की बात करते हैं। जो आपका डी सेक्शन है, डी सेक्शन में क्या दिया गया? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके, और ये 4 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। 4 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 4 मार्कर का 2nd क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। अब केस स्टडी बेस्ड में क्या रहेंगे कि 1-2 क्वेश्चन जो रहेंगे, यानी कि हर केस स्टडी पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मार्कर प्लस 2 मार्कर। क्लियर? तो चलिए पहले हम पहली केस स्टडी को देखते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम एनालाइज कर पाएँ कि कैसे रहेगा। जो पहली केस स्टडी है हिस्ट्री से ली गई है। क्लियर? और हिस्ट्री में ये बिल्कुल बॉक्स में साइड में दी गई है चैप्टर के साथ जब हम कवर अप करते हैं। और एक जो आपकी केस स्टडी है वो हिस्ट्री से रहेगी कंफर्म, और उस चैप्टर में आपके दी गई 7-8 ऐसी केस स्टडी दी गई छोटी छोटी, वहीं से इसको उठाया जाएगा। तो एक एक करके मैं आपको इन केस स्टडीज़ को करवा भी दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे बात की गई, किसकी बात की गई है यहाँ पर? आंदोलन की, सत्याग्रह की। कहा जाता है, ये गांधी जी का जो सत्याग्रह उसकी बात की जा रही है, कि कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है। ये कहा जाता है कि अगर आप झुकते हो, बोलते नहीं हो, तो ये कमजोरों का हथियार है। ये माना जाता है कि कमजोर हो, आप डर गए, बोल नहीं रहे हो। लेकिन इस लेख में जिस शक्ति का वर्णन किया गया उसका उपयोग केवल ताकतवर ही कर सकता है। लेकिन जो सत्याग्रह है उसका उपयोग करना कमजोरों के बस की बात नहीं होती। ताकतवर, हिम्मत वाला होना चाहिए जो सत्याग्रह का प्रयोग कर सकता है। ये निष्क्रिय प्रतिरोध, विरोध शक्ति नहीं है, बल्कि इसके लिए सघन सक्रियता चाहिए, तभी आप सत्याग्रह का प्रयोग कर सकते हो। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि एक सक्रिय आंदोलन था, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने वहां पर की थी। ओके। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता, कि ये शारीरिक बल नहीं है बल्कि मानसिक बल है। मन आपका मजबूत होना चाहिए, आपका दिल मजबूत होना चाहिए। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसको चोट नहीं पहुंचाता है, उसका विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह में दुर्भावना नहीं होती, सिर्फ अपने लिए अच्छी भावना होती है। उसमें किसी का बुरा नहीं करना होता, बल्कि अपना अच्छा करना होता है, सत्य के साथ अडिग रहना होता है। और वैसे सत्याग्रह क्या है? सत्य जमा में आग्रह। सत्य मतलब सच हो गया, और आग्रह मतलब संघर्ष की। इसमें सत्य के लिए संघर्ष किया जाता है। और गांधी जी का मानना था कि हमेशा जीत सच की होती है, बस आप अड़े रहिए, खड़े रहिए। अगर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे तो सच की जीत होनी है अंत में। और इसके लिए हमें हिंसा का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। उसी सत्याग्रह की बात की जा रही है कि सत्याग्रह एक मानसिक बल होता है, शारीरिक बल नहीं होता। इसमें किसी के ऊपर हमला नहीं करना होता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना होता, बल्कि अपने सत्य के साथ हमें डटे रहना होता है। सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है, मन का बल है। सत्य आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह कहा गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लेस होती है, हमेशा ज्ञान होता है आत्मा में, और इस प्यार की लौ को जलाती है सत्याग्रह के माध्यम से। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। ये हमारी भारत की संस्कृति है, चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन हमारी संस्कृति क्या रही है? हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, हमने कभी किसी के ऊपर पहले हमला नहीं किया। तो उसी नीति को यहाँ पर गांधी जी ने प्रयोग में लेकर के आए थे सत्याग्रह को, और उसी के बेस पर हमें आगे चल के आज़ादी भी मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लेस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं, कि जैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि हम
मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस वक्त की बात की जा रही है कि हम ब्रिटेन का या अमेरिका का हथियारों में मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम उतने विकसित नहीं थे और वो हथियारों से लैस थे, होते जा रहे थे और बहुत एडवांस थे। आधी दुनिया के ऊपर कब्जा था ब्रिटेन का। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार उठाकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया। तो एक चीज़ तो ये रहेगा कि जब इस टाइप के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहे तो आपके हाथ में पेंसिल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पाओ, क्योंकि आपको लगभग आइडिया हो जाता है कि किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप दोबारा से उस पंक्ति को, उस लाइन को देख पाओ। ठीक, अब इस पर देखिए क्वेश्चन दिए जाएंगे 1+1+2 मार्कर। ठीक, पहला जो हमें 11.1 जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि गांधी जी अहिंसा को सर्वोच्च धर्म क्यों मानते थे, ये हमें बताना है। तो गांधी जी ने अहिंसा को एक दर्शन और जीवन के एक आदर्श सिद्धांत के रूप में अपनाया था। ठीक, यानी कि उन्होंने सिर्फ कैसे अपनाया था कि इसको एक दर्शन माना था और जीवन में एक आदर्श, एक गुण के रूप में अपनाया था। उनके अनुसार अहिंसा का दर्शन कमजोरों का हथियार नहीं है, यह एक ऐसा हथियार है जिसे सभी आजमा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे सर्वोच्च धर्म की संज्ञा दी। तो 1 मार्कर है, तो आप 2 लाइन से ज़्यादा लंबा नहीं खींचोगे। तो उन्होंने क्यों अपनाया, तो हमें बताना है कि क्यों और किस रूप में अपनाया। तो वो एक इसे दर्शन मानते थे, जीवन का एक आदर्श मानते थे, और उनके अनुसार कि ये कमजोरों का हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे सभी उपयोग में ला सकते हैं, ये एक आत्मबल है। ओके, इसलिए उन्होंने इसको सर्वोच्च धर्म माना है। सर्वोच्च धर्म मानने का सबसे लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे सभी अपना सकते हैं, यानी कि किसी भी धर्म की बाधा इसके साथ नहीं आती। उसके बाद 11.2 जो हमें दिया गया प्रश्न देखिए कि गांधीवादी सत्याग्रह को उनके दर्शन में विश्वास करने वाले लोगों द्वारा कैसे अपनाया गया। ये हमें बताना कि जो गांधीवादी सत्याग्रह इसको लोगों ने कैसे अपनाया, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी में, उनकी विचारधारा में विश्वास करते थे। तो उन्होंने कैसे लिया, क्या समझा इसे कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। उन्होंने एक चीज़ तो ये समझी, तभी तो वो इसको फॉलो कर पाए ना, कि सत्याग्रह वो शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, बल्कि ना ही अपने शत्रु का विनाश चाहता है। सत्याग्रह में दुर्भावना का कोई स्थान नहीं होता, और इसी रूप में जो लोग हैं, जो फॉलोअर हैं, उन्होंने इसको अपनाया। ठीक, तो ये आपका 11.2 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आप देखिए 11.3, ये आपका 2 मार्कर रहेगा। 2 मार्कर रहेगा तो हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिनिमम देने होंगे। सीबीएसई ने 2 का खाए, हम 3 पॉइंट्स लेकर के चलेंगे। गांधीवादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका क्यों माना गया है, ये हमें बताना है। गांधीवादी जो सत्याग्रह है उसको अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका माना जाता है। क्यों? ये नायाब है। क्यों नायाब है? क्योंकि कोई भी हिंसा के माध्यम से अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकता है। नायाब क्यों है? कि पहली बार ऐसा तरीका आया है कि जिसमें आप अहिंसा करोगे, यानी कि हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा के साथ आप युद्ध जीत सकते हो। ठीक, यह शोषक की आत्मा और सोच में बदलाव करके किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, जो शोषक है उसकी आत्मा, उसकी सोच को बदला जाता है। लोगों व शोषकों आदि सत्याग्रह के माध्यम से सच्चाई देखने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, लोगों को या जो शोषक है उनको सच्चाई देखने के लिए तैयार किया जाता है सत्याग्रह के माध्यम से, कि आप सच्चाई को समझिए, हम सही है तो आप सही के साथ रहिए। ना कि हिंसा के माध्यम से सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता इसमें, बल्कि उनको प्रेरित किया जाता है, तैयार किया जाता है कि आप सच्चाई का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए। जबरदस्ती नहीं की जाती, हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। तो इसलिए नायाब तरीका है। ठीक, तो इसमें हमें सत्याग्रह को बताना कि सत्याग्रह क्या है, और फिर हमें बताना कि नायाब क्यों है। नायाब इसलिए क्योंकि इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप ऐसे सिंपल तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया 11.3। और ये जो हमें लिया गया यहाँ से केस स्टडी बेस्ड, ये जो स्रोत दिया गया ये आपके हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पेज नंबर 30, उसके साइड में एक बॉक्स दिया गया, वहाँ से ये लिया गया। क्लियर? चलिए अगले को देखते हैं। जो 12th है ये भी आपका इसी टाइप का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर हमें ये ज्योग्राफी से लिया गया, भूगोल के लास्ट जो चैप्टर है वहाँ से, कि जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, यानी कि हम आए हैं पृथ्वी के ऊपर, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया। पुराने समय की बात करें तो हम पक्षियों का प्रयोग करते थे संचार के माध्यम के तौर पर, घुड़सवार है वो संदेश पहुंचाते थे। ओके, डाक आई, अब तो ईमेल आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो हमने अलग अलग संचार माध्यमों का प्रयोग किया। लेकिन आधुनिक समय में परिवर्तन की गति है वो तेज हो गई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हो गया। यानी दोनों हम बैठे रहते हैं, यहाँ से टिक किया मैसेज, वहाँ पे पहुँच गया,
मेल यहाँ से क्लिक किया वहाँ पे पहुँच गई। हम अगर कॉल करके कंफर्म करें तो उससे पहले वो बता देता है हाँ जी आ गई है। ओके। निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार के साधन कौन से होते हैं? जिसमें 1 to 1 आप संचार करते हो व्यक्ति, जैसे ईमेल की बात करें, पत्र की बात करें, ये निजी संचार के साधन है। जनसंचार जिसमें एक साथ हम हजारों लोगों तक अपना संदेश, अपना विचार पहुंचा सकते हैं। तो जनसंचार में आ जाते हैं आपके दूरदर्शन, टीवी आ गया, रेडियो आ गए, समाचार पत्र आ गए, प्रेस आ गए, सिनेमा, ये जनसंचार के साधन है। ओके। निजी संचार में ईमेल, पत्र इत्यादि आपके निजी संचार में आ जाएंगे। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है, सबसे बड़ा है। डाक संचार की बात करें, यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफाबंद चिट्ठी है वो पहली श्रेणी की चिट्ठी मानी जाती है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और इनको वायुयान द्वारा बाय एयरवेज है इसको दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक में आ जाते हैं रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन आ जाते हैं। इनको माना जाता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये धरातलीय डाक द्वारा पहुँचाए जाते हैं, यानी कि इसके लिए जल या स्थल है उस परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों की बात करें तो बड़े शहरों और नगरों में डाक सेवाओं में तेजी लाने के लिए हाल ही का मतलब है ये पुरानी अपडेटेड बुक ने 2005 के आसपास 6 डाक मार्ग बनाए गए थे। ये थे राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। ठीक, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर ये स्रोत। अब इस पर बेस्ड रहेंगे हमारे 12.1, 12.2 और 12.3 क्वेश्चन। 12.1 और 2 है ये 1 मार्क का रहेंगे, और 12.3 है ये आपका रहेगा 2 मार्क का। 12.1 को देखिए, भारतीय डाक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ओके, तो भारतीय डाक ने देश में तीव्र संचार और सामाजिक आर्थिक विकास में मदद की है। पहला तो ये कि तेजी से संचार है, सामाजिक आर्थिक विकास है, उसमें मदद की है, तेजी संचार के साधन है। यानी कि पहले कैसे कनेक्ट होते थे? भारतीय डाक के द्वारा ही कनेक्टेड होते ना, लेटर लिखे जाते, लेटर वैसे ही पहुंचते थे, यही पहुंचाते थे। और सामाजिक आर्थिक विकास भी हुआ है। जो पहले बिजनेस भी होता था, इवन ऑफिशियल ऑर्डर वगैरह भी किए जाते थे, वो इसी से होते थे, तो उसमें एक अलग महत्व रहा। तो हमें बताना है कि भूमिका चाहे अभी इतनी नहीं है लेकिन पहले तो रही है ना। ओके, भारतीय डाक ने गांव को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद की। उस वक्त जो गांव थे वो कैसे कनेक्ट होते थे? ऑफिशियल जो जैसे जॉब अपॉइंटमेंट है या फिर एडमिशन की इंफॉर्मेशन है या डीएमसी वगैरह कैसे पहुंचती थी? वो ऐसे ही पहुंचती थी। तो इसने गाँव को शहरों से जोड़ा है, मुख्य धारा से जोड़ा है। ये स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट इस प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि अभी जो डाक विभाग है इसके द्वारा कई प्रकार की बचत योजनाएं वो भी शुरू की गई। ये भी विशेष तौर पर जो मध्यम वर्ग है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आप लिख सकते हो। तो क्योंकि 1 मार्कर है तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा। क्लियर? उसके बाद 12.2 की बात करते हैं। 12.2 है जनसंचार और निजी संचार के बीच में अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो जनसंचार के माध्यम से हम एक साथ हजारों लाखों लोगों तक सूचना या जानकारी पहुंचा सकते हैं, जबकि निजी संचार के साधन है वो व्यक्ति से व्यक्ति तक सीमित होते हैं। जनसंचार में आ जाएगा टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट। जनसंचार है ना, एक साथ कितने ही लोग हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, यूट्यूब पे आप चाहे हजारों देख रहे हो, लाखों देख रहे हो, करोड़ों देख रहे हो, वो जनसंचार के साधन है। निजी संचार के साधन आपके पत्र हो गए, ईमेल हो गए, ये आपके निजी संचार के साधन आ जाएंगे। तो ये भी आपका 1 मार्क रहेगा। टू द पॉइंट ही हमें बात करनी है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। उसके बाद जो 12.3 है ये आपका 2 मार्क रहेगा। जो 2 मार्क है उसमें हम 3 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। संचार के साधनों का महत्व बताना है। तो यह टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्मों और इंटरनेट उपयोग करके संचार का, ये क्या है? टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्मों और इंटरनेट का संचार का युग है। ओके, यानी कि इन सब के संचार का युग है जो आज के युग की बात करें। यहाँ तक कि किताबें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र है ये भी संचार के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। यानी कि अभी की बात करें तो टीवी आ गया, फिल्में हो गई, आपका सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये आधुनिक संचार के साधन आ गए, आपके सोशल मीडिया आ गया। लेकिन आज भी जो मुद्रित है, चाहे वो किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वो भी संचार के महत्वपूर्ण साधन है, सूचनाएं पहुँचाते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं। संचार के विभिन्न माध्यमों ने दुनिया को करीब से जोड़ा। हम आपस में कनेक्ट हो गए इन्हीं माध्यमों के द्वारा। हम कहीं पर कोई घटना घटित होती है उसको तुरंत देख सकते हैं, लाइव मैच देखते हैं। अब अफ्रीका में मैच चल रहे थे, कैसे देख रहे थे? लाइव देख रहे थे। ऐसे जो सीरीज चल रही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में, लाइव देख रहे हैं। तो इसने दुनिया को करीब से जोड़ा है। ये मनोरंजन और ज्ञान का भी स्रोत है। मनोरंजन भी करता है, ज्ञान का स्रोत भी है, जानकारी भी देता है। सरकार की योजनाएं हैं, कुछ नया हो रहा है, कैसे सूचना मिलती है? इसी से मिलती है। आपकी स्टडी कैसे हो रही है? इसी से हो रही है। आज के युग में व्यापार संचार के साधनों के बिना अधूरा है।
व्यापार तो कंट्रोल ही नहीं हो सकता ना इसके बिना। और आप इसमें ये पॉइंट भी देख सकते हो कि जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए भी संचार के साधन अति महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी गूगल क्लास चलती है तो कैसे कनेक्ट होते हो, इसी से यूट्यूब, इसी से आप एजुकेशन ले रहे हो। ओके, तो इसमें से आप कोई 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये कहाँ से लिए गए, ये जो सोर्स लिया गया ये आपके ज्योग्राफी के 7 चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ से लिए गए पेज नंबर 86 से। ठीक, तो ये आपका सोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका सेक्शन ई रहेगा, इसमें दिया गया आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो इसमें ये आपका टोटल 3 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया, तो यहाँ पे भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित जानकारी की सहायता से क्या करना है। यहाँ पे कुछ सोर्स दिया गया है, मैंने कहीं और क्लिक कर लिया, आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित जानकारी की सहायता से उस स्थान की पहचान करें जिसे ए के रूप में चिन्हित किया गया। वैसे मैं यहाँ पे जल्दबाजी में वो मैप लगाना भूल गया हूँ जो आपके ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर में दिया गया। वहाँ पे किया गया इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया और कुछ नहीं, और ए पॉइंट है उसको मार्क किया गया। ठीक, अब ए पॉइंट है उसको पहचाना, यानी कि आपका जो क्या रहेगा, हिस्ट्री का जो मैप वर्क रहेगा, 6 पॉइंट्स आपके मैप वर्क सिलेबस में, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, 6 पॉइंट्स है, हमने ऑलरेडी अलग से एक जो वीडियो है उसमें डिस्कस हुआ है कि हिस्ट्री में आपके ये सिलेबस में रहेगा, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो उसको पहचानना। तो ए पॉइंट कौन सा है, वह स्थान जहाँ हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, तो ये उसमें हिंट दिया गया। तो इससे इतने से तो वैसे भी क्लियर हो जाता है। तो ये कौन सा है, वो चोरी चौरा है यूपी में। ओके, गोरखपुर से थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है, बिहार की बॉर्डर की तरफ दिया गया, तो वो चोरी चौरा है। ठीक, तो यानी कि पहला जो आपका मैप वर्क का क्वेश्चन रहेगा उसमें आइडेंटिफिकेशन करेगा, आपको पहचान करनी है, और वो हिस्ट्री करेगा। उसके बाद 13.2 और 3 है, ये आपको मैप के ऊपर क्या करना है, अंकित करने, लोकेट करने। जो 13.2 है, 3 नहीं 13.2 है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहले में आपको ऑप्शन दे दिया गया इंटरनल चॉइसेस, जैसे नामरूप थर्मल प्लांट है वो आपको लोकेट करना है, तो ये कहाँ पर है, ये असम में आ जाता है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, तो ये तो दिल्ली के बिल्कुल बगल में आ गया, बिल्कुल पास में आ गया। तो इन दोनों में से कोई एक, और ये आप में राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, तो इसको लोकेट करना है। तो ये आपका जो ज्योग्राफी का मैप वर्क जितना भी है वो सारा चैप्टर वाइज भी मैंने शेयर कर दिया, ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपका टोटल मैप वर्क आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में आपके 3 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद रहे 37 मार्क्स, तो उसके लिए आप अलग से चैप्टर्स देख सकते हो। क्लियर, तो ये आपका 13.1 और 2 रहेगा। अब इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ और भी दिया है। ये जो क्वेश्चन दिए होंगे ये रहेंगे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दृष्टिबाधितों के लिए, तो ये आपको करने नहीं है। क्लियर, कई बार स्टूडेंट्स है पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करके आ जाते हैं कि नहीं उसकी बजाय ये कर लेते हैं ना, ये आपको करने नहीं है कहीं पर। लेकिन एक चीज़ है, इनको रीड कर सकते हो। अगर ऊपर का क्वेश्चन कोई कंफ्यूज हो तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर मैप वर्क में हमें देना है उसका हिंट नीचे अगर वो सेम क्वेश्चन दे दिया गया तो हिंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से उसकी लैंग्वेज में दिया जाता है अगर सेम दिया जाए तो। अब यहाँ पे हमें 13.1 में आपके सिंपल क्वेश्चन पेपर में दिया गया जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स उनके लिए कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो मद्रास है। हालांकि इसका 13.1 के क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे चोरी चोरा की बात की गई थी। लेकिन जो 13.2 है इसके क्वेश्चंस क्लियर हैं। जैसे उस राज्य का नाम बताइए जहाँ नामरूप थर्मल पावर प्लांट स्टेशन है, तो ये वही लिया गया, तो ये असम में है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो ये यूपी में है। उस शहर का नाम बताइए जहाँ राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अमृतसर पंजाब में है। तो ये था आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर से क्या आइडिया लगा। कि पहली चीज़ तो ये कि जो चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया ईजी है, और आपका जो सेकेंड टर्म का एग्जाम है वो भी ईजी रहेगा। ईजी कब रहेगा, अगर आप चैप्टर को कंसेप्ट के साथ समझोगे। कंसेप्ट के साथ समझते हो तो आपका जैसे 2 घंटे के आसपास का अगर हम हिस्ट्री की बात करें, और अगर हम बात करें 2 घंटे आपका जियोग्राफी है, 4 घंटे, और आपकी 3 घंटे इकोनॉमिक्स लगा लीजिए 7 घंटे, और 2 घंटे की पोल साइंस लगा लीजिए, 9 घंटे के सारे चैप्टर बनते हैं सारे। 9 घंटे अगर आप डेडिकेटेड होकर के अपना टाइम दे देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता 38+ स्कोर करने से। लेकिन वो 9 घंटे आपको देने पड़ेंगे, उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा,
ओके, तो चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, सिर्फ पोल साइंस के चैप्टर रहते हैं, तो वो चैप्टर आपको दोबारा से दूंगा, वह जो सिंगल वन शॉट वीडियोस है उनमें दूंगा, तो आप वो चैप्टर्स पहले अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको बना बनाए मिलेगा, बस थोड़े से आपको मेहनत करनी है कि उनको कंसेप्ट को ठीक से समझना है। क्लियर? इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपके चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो हिस्ट्री का है। नेचुरली की हिस्ट्री में एक ही चैप्टर आपका आ रहा है एनुअल एग्जाम में, तो उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके, 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन है उसी चैप्टर में से रहेंगे। मैप वर्क भी एक हिस्ट्री में से रहेगा, वो उसी चैप्टर में से रहेगा। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जो आता है आपके लिए ट्रिकी कौन सा रहेगा, ट्रिकी जो आपके लिए चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका सबसे छोटे वाला चैप्टर, पोल साइंस का 7th चैप्टर है, लोकतंत्र के परिणाम। छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक, लेकिन वो ट्रिकी क्यों रहेगा, उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे। उसके चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लिया और क्वेश्चंस के लिए मेंटली तौर पे तैयार होगे तो आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज लगेगा ये पूछा क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। तो वो क्वेश्चन आपके लिए वो जो चैप्टर है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी रहने वाला है। तो उसके क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, वो चीज़ें आपको चैप्टर के साथ ज़्यादा अच्छे से समझनी होगी। ठीक, तो चलिए ये हो गया आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डिमांड है, कुछ है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या हम बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें। आपके हिंदी के हैं, साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं या मैथ्स के हैं, तो अगर आपको लगता है कि डिस्कस करने चाहिए, डिस्कस डिटेल में करें या सिर्फ क्वेश्चन पेपर को ही डिस्कस कर लें, तो कैसे करना है ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये जो चैप्टर है, जो थंबनेल आप देख रहे हो, ये सिंगल वीडियोस आपके 2-3 दिनों में दे दूंगा आपको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।